नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो ना केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बल्कि इस क्वेश्चन आंसर के साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि महामंदी के 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। साथियों, यह क्वेश्चन 2015 जैक बोर्ड में पूछा गया था। 1929-30 में एक आर्थिक महामंदी आई थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसके कारण क्या थे। तो 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में एक भयंकर आर्थिक संकट आया, पूरे विश्व को एक भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और ये 1931 ईस्वी आते आते सोवियत रूस को छोड़कर पूरे यूरोप में फैल गया। अब यह प्रश्न उठता है कि सोवियत रूस में क्यों नहीं फैला, क्योंकि वहाँ 1917 में क्रांति हुई थी और उन्होंने अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया था और एक नियोजित विकास वो कर रहा था दुनिया से अलग रह करके। इसके कारण से सोवियत रूस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वो कृषि प्रधान देश था और इसका ज़्यादा प्रभाव औद्योगिक देशों में पड़ा जो उद्योग प्रधान देश थे। तो ये उतना लिखना नहीं है हम लोग को, लेकिन ये महामंदी का थोड़ा सा परिचय हम लोग देंगे शुरू में कि 1929 ईस्वी में शुरू हुआ, पूरे विश्व में फैला और 1931 आते आते पूरे विश्व में ये फैल गया। इसके कारण क्या थे? पहला कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोपीय देश बर्बाद हो चुके थे और वो आयात करने की स्थिति में नहीं थे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरी दुनिया 2 भाग में बट गई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो दोनों जो गुट वो लड़ रहे थे, जीत मित्र राष्ट्र की हुई लेकिन बर्बादी तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों को हुई। तो युद्ध के बाद उनकी परचेजिंग कैपेसिटी जो थी, वो वस्तु को आयात करने की स्थिति वो कम हो गई थी। अब बाज़ार में वस्तु है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो इसी को तो महामंदी कहते हैं। दूसरा, जब तैयार माल का कोई खरीदार ना रहा तो कारखाने भी बंद हो गए, ना केवल वस्तुओं की बिक्री बंद हो गई बल्कि उसका उत्पादन भी बंद हो गया, क्योंकि जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो कारखाने क्यों चलेंगे, और कारखाने जब नहीं चले तो मजदूर ही बेरोजगार हो गए। तीसरा, युद्ध के समय यूरोपीय देश कर्ज में डूब गए और अमेरिका के बैंक उन्हें कर्ज देने से मना कर दिया। अब बैंक कितना कर्ज देगा? अगर आपने पहले के कर्ज को वापस नहीं किया है तो फिर नया कर्ज तो नहीं देगा। तो युद्ध के समय सारे यूरोपीय देश, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब कर्ज में डूब गए। यह भी महामंदी का एक कारण था। चौथा, किसानों के पैदावार का कोई खरीदार नहीं रहा, किसानों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। अब जब किसानों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई तो खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी कम हो गई, वो बेकार हो गए। तो यह भी एक महामंदी का, आर्थिक महामंदी का कारण था। और पांचवा, अमेरिका में नई तकनीक आने से उत्पादन तो बहुत अधिक बढ़ गया लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं रहा। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही होशियारी दिखाया, वह प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया, केवल हथियार बेचता रहा और कर्जे लगाता रहा। तो प्रोडक्शन तो अमेरिका बहुत कर लिया लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं रहा था, क्योंकि यूरोपीय देश तो युद्ध में बर्बाद हो चुके थे। तो इस तरह से ये 4-5 कारण हैं जो आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण हैं। पहला आप लोग देख सकते हैं कि विश्व युद्ध के कारण यूरोपीय देश बर्बाद हो चुके थे। दूसरा, तैयार माल का कोई खरीदार नहीं रहा तो कारखाने बंद हो गए। तीसरा, यूरोपीय देश कर्ज में डूब गए और अमेरिका ने उन्हें कर्ज देने से मना कर दिया। चौथा जो है कि किसानों की पैदावार का कोई खरीदार नहीं रहा तो कृषि मजदूर बेकार हो गए। और पांचवा, अमेरिका के बैंक जो है यूरोपीय देशों को कर्ज देने से मना कर दिए। तो साथियों, ये सारे कारण थे आर्थिक महामंदी जो कि 1929 से 31 के बीच में पूरे विश्व में आई थी, उसके प्रमुख कारण। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि वीटो का क्या अर्थ है? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी क्यों कहा जाता है? साथियों, 2 तरह का क्वेश्चन है। तो पहले चलते हैं, पहले पार्ट का आंसर देते हैं। वीटो क्या है? तो वीटो एक ऐसा अधिकार है जिसमें किसी संस्था के किसी भी एक सदस्य को यह पावर होता है कि वह चाहे तो बाकी सदस्य भले ही उनके पक्ष में हो और अगर एक सदस्य भी उस प्रस्ताव के पक्ष में ना हो तो वह उसे रोक सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य में अगर 4 सहमत भी हों और एक असहमत भी हो तो भी जो है प्रस्ताव को रोका जा सकता है। तो ऐसे शक्ति को कहते हैं वीटो शक्ति। क्वेश्चन का दूसरा भाग है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी क्यों कहा जाता है? तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध के बाद
दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई और इस अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए, फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक मीटिंग बुलाई गई देशों की, विकसित देशों की। तो इस मीटिंग में दो संस्थाओं का जन्म हुआ, एक था विश्व बैंक और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का जन्म जो है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ। इसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहते हैं। और ये दोनों संस्था अभी 1945 के बाद, 1944 के बाद कहा जाए, अर्थात अपने जन्म के बाद ही विश्व की आर्थिक व्यवस्था का जो क्रियान्वयन होता है, जो इम्प्लीकेशन होता है, इन्हीं दोनों संस्थाओं के माध्यम से होता है। इसलिए युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। 3 प्रकार की गतियों का भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें, उनके बारे में संक्षेप में लिखें। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय मतलब आर्थिक लेन देन में 3 तरह के प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है गति, फ्लो। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में किन किन चीज़ों का फ्लो होता है? तो साथियों, आर्थिक विनिमय में 3 तरह का फ्लो होता है। पहला फ्लो जो होता है, पहला प्रवाह जो होता है वो वस्तुओं का प्रवाह होता है, अर्थात वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो ब्रिटिश काल में हम लोग देखते हैं कि भारत से काफ़ी मात्रा में कपास, अनाज और लोहा इंग्लैंड भेजे जाते थे। तो यहाँ वस्तुओं का प्रवाह देखा जाता है। और इंग्लैंड के बने हुए सूती वस्त्र जो हैं वो भारत आते थे। तो यह भी एक वस्तु का प्रवाह है। तो पहला प्रकार का जो प्रवाह है वह है वस्तु का प्रवाह, अर्थात फ्लो ऑफ गुड्स। दूसरा श्रम का प्रवाह, अर्थात श्रमिक एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो ब्रिटिश काल में भारतीय मजदूर जो थे वो कैरेबियाई द्वीप जैसे त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम और मॉरिशस तथा फिजी के बागानों में जाकर के मजदूर का काम करते थे। कैरेबियाई द्वीप आप लोग जानते होंगे, कैरेबियाई सागर के आसपास के जो देश हैं उन्हें कहते हैं। तो इन देशों में जाकर के भारत के मजदूर काम करते थे, लेबर का काम करते थे। आप लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में सन्यासी बाबा रामचंद्र का नाम सुना होगा। तो सन्यासी बाबा रामचंद्र एक तरह के गिरमिटिया मजदूर थे। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि श्रमिक भी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में। और तीसरा जो प्रवाह है वह पूंजी का प्रवाह है, अर्थात फ्लो ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल भी, पूंजी भी एक देश से दूसरे देश में जाता है। जैसे आज़ादी के पूर्व हम लोग देखते हैं कि भारत के उद्योगपति, फेमस उद्योगपति थे शिकारी पुरी सराफ और नेट कोट्टई चेटियार। ये दोनों लोग जो थे वो उद्योगपति दूसरे देश के उद्योगपतियों को ये ऋण लगाते थे, कर्जे देते थे। तो ऋण लगाने का ये काम करते थे। जब अपने पास पैसा नहीं होता था तो ये यूरोपीय बैंक से कर्ज ले करके दूसरे देश के उद्योगपतियों को कर्ज लगाते थे, अर्थात यहाँ पर पूंजी का प्रवाह है। तो साथियों, इस प्रकार आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रवाह, वस्तु का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह को समझ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, G77, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है? तो पहले हम लोग पहला भाग को देखते हैं कि G77 से हम क्या समझते हैं। G77 अर्थात ग्रुप 77 एक विकासशील देशों का संगठन है। विकासशील देश हैं, दुनिया में जो विकास नहीं कर पाए हैं, विकसित नहीं हैं, उन देशों का संगठन है। इस संगठन की प्रमुख मांग नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली अर्थात न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना करना है। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि विकास के लिए इन्हें सहायता मिले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, कच्चे माल का सही दाम मिले और अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों में उनको बाजार मिले, पहुंच मिले। तो ये G77 की मांग थी। अब दूसरा भाग जो है क्वेश्चन का वह यह कहता है कि G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है? प्रतिक्रिया को साथियों अंग्रेजी में रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन गुस्सा, मतलब क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया होता है। तो इसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कौन है? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान जो है वो WB वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ब्रेटन वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई थी। दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए की गई थी। लेकिन
इन दोनों संस्थाओं से जो भला हुआ साथियों वो केवल विकसित देशों का हुआ। और विकसित देशों में प्रभुत्व जो था, वर्चस्व जो था, वो किनका था? यहाँ पर प्रभुत्व जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विकसित देशों का प्रभुत्व था, अर्थात विकासशील देशों की यहाँ एक भी नहीं चलती थी। तो विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हो रहा था, विकासशील देशों की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुना नहीं जा रहा था। तो विकासशील देशों ने सोचा कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हम अपनी मांगों को मनवाएं। इसके लिए वो एकजुट हुए और G77 का निर्माण किया। इसलिए G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट के प्रभाव की व्याख्या करें। रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट एक पशुओं में फैलने वाला प्लेग था। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देते हैं कि रिंडर पेस्ट पशुओं में होने वाला एक प्लेग है। प्लेग बीमारी जो है आदमियों में भी होता है, तो ये पशुओं में होने वाला प्लेग था। यह बीमारी अफ्रीका में एशियाई जानवर से फैला। अब अफ्रीका में एशियाई जानवर कहाँ से गए? तो अफ्रीका में ब्रिटिश का जो है वो अधिकार था, तो ब्रिटिश लोग एशिया के जानवर वहाँ ले जाते थे अपना खाने पीने के लिए। तो एशियाई जानवर से अफ्रीकी जानवरों में फैला और इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि 1880 के दशक में अफ्रीका के लगभग 90% जानवर जो है वो मारे गए। तो इससे जो अफ्रीका के लोग पशुचारण पर, पशुपालन पर निर्भर थे, उन लोगों की आजीविका खत्म हो गई, उन लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई। मात्र 10% जानवर बचे और ये 10% पर भी ब्रिटिश सरकार ने, वहाँ की जो औपनिवेशिक सरकारें जो थी, वो हैवी टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। तो कर के बोझ से ये लोग पशु चराना छोड़ दिए, पशुपालन छोड़ दिए और मजबूरन बागानों में, खेतों में, खानों में काम करने को मजबूर हुए, जो कि पहले इन लोग तैयार नहीं थे। तो रिंडर पेस्ट नामक बीमारी ने अफ्रीका के पशुपालकों का, चरवाहे जाति का रोजी रोजगार छीन लिया और उन्हें मजदूर बना दिया। नेक्स्ट, पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? साथियों, आज अमेरिका दुनिया का दादा है, लेकिन एक समय अमेरिका जो है वो गुलाम था इंग्लैंड का। तो ये गुलाम कैसे बना, कैसे उसका उपनिवेशीकरण हुआ? तो ये क्वेश्चन 2010 और 2011 के कंपार्टमेंटल जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो देखते हैं। यूरोप के लोग जब अमेरिका में कब्जा करने के लिए गए तो स्थानीय लोग उनके बंदूकें छीन करके, उनके हथियारों को छीनकर उन पर हमला कर सकते थे, ऐसी संभावना थी और कर भी रहे थे। लेकिन एक ऐसा हथियार यूरोपीय लोगों को मिल गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। यूरोपीय लोगों के शरीर में चेचक के विषाणु थे, जो कि वो एडजस्ट हो चुके थे, इनसे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। जब यह चेचक यूरोपीय लोगों के द्वारा अमेरिका के लोकल लोगों में फैला तो वो उनको सह नहीं सके, क्योंकि दुनिया से वो बहुत वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक अलग रहे थे। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की खोज 1492 में हुई। इसके पहले ना तो अमेरिका के लोग जानते थे कि दुनिया में और देश हैं, और ना ही दूसरे देश के लोग, दूसरे महादेश के लोग जानते थे कि अमेरिका नामक महादेश है। तो ये नई बीमारी चेचक का सामना नहीं कर सके और बहुत भारी संख्या में अमेरिकन लोग मारे गए और इस बीमारी से उन लोग हार गए, मारे गए, जिसके कारण से पूरे अमेरिका में यूरोपीय लोग, विशेष करके इंग्लैंड के लोग कब्जा करने में सफल हुए। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? सरकार को इसे वापस क्यों लेना पड़ा? तो साथियों, कॉर्न आप जानते हैं मक्का को कहते हैं, मकई को। तो मकई का कानून, कॉर्न लॉ, लागू किया गया था इंग्लैंड में। क्या था, देखते हैं। 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने वहाँ के किसानों के दबाव में आकर विदेशों से मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। इसे ही कॉर्न लॉ कहा गया। किसानों ने यह मांग अपने कृषि उत्पादों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में की थी। अब 18वीं सदी में क्या हुआ, इंग्लैंड में सुख सुविधा बढ़ा तो आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बाहर से अनाज मंगाए जाते थे, तो लोकल अनाज जो सस्ते दामे में बेचना पड़ता था वहाँ के किसानों को। तो किसानों ने सरकार को जोड़ दिया कि आप बाहर से कॉर्न जो है मंगाना, अनाज मंगाना बंद कर दीजिए, ताकि हम लोग के अनाज का अच्छा दाम मिल सके। तो सरकार ने किसानों के हित में कॉर्न लॉ लगा दिया। मगर क्या हुआ, कॉर्न लॉ जब लगा दिया तो बाहर से अनाज आना बंद हो गया। अब इंग्लैंड की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी
आबादी बढ़ गई थी, शहरी लोगों तो खेती करते नहीं, उद्योगपति खेती नहीं करते हैं, उन लोगों को महंगा अनाज खरीदना पड़ रहा था। तो महंगा अनाज खरीदने से उन लोगों का जीवन थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगा। उन्होंने फिर सरकार पर दबाव डाला कि आप कॉर्न लॉ वापस लीजिए और विदेशों से अनाजों को आयात होने दीजिए। तो विदेशों से फिर से आयात होने लगा, अर्थात कॉर्न लॉ वापस ले लिया गया। लेकिन इससे शहरी लोगों को तो लाभ हुआ, मगर किसानों को नुकसान हो गया। इंग्लैंड के स्थानीय किसानों को, उन लोगों का अनाज सस्ता बिकने लगा। अब सस्ता बिकने लगा तो उनका लागत नहीं निकलने लगा, जिसके कारण से वो खेती छोड़ दिए और खेती छोड़ करके शहरों की तरफ मजदूरी करने के लिए निकल गए। और बहुत सारे लोग तो दूसरे देशों में भी शिफ्ट कर गए। तो कॉर्न लॉ से लगने से किसानों को लाभ था, लेकिन हटने से किसानों को नुकसान हुआ, उद्योगपतियों को लाभ हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉर्न लॉ जो है, इसमें इंग्लैंड की सरकार जो है बहुत ही दुविधा में फंस गई। अगर इसे लागू करती है तो किसानों को लाभ होता है, नहीं लागू करती है तो उद्योगपतियों को लाभ होता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन साथियों, सिल्क रूट रेशम मार्ग के महत्व के बारे में बताएं। रेशम मार्ग है क्या? तो सिल्क रूट चीन से होकर एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्ग था। पुराने ज़माने में बहुत लंबा रूट था ये, चीन से शुरू होता था, भारत होते हुए एशिया के बहुत सारे देशों से होते हुए ये यूरोप और भूमध्य सागर, अफ्रीका तक ये पहुंच जाता था। इसकी लंबाई जो है लगभग 4000 मील थी। यह समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होकर गुजरती थी। इस रास्ते से मुख्य रूप से चीन का रेशम यूरोप में जाता था, अफ्रीका में जाता था, इसलिए इस रास्ते का नाम सिल्क रूट या रेशम मार्ग पड़ा। और उधर से यूरोप से क्या आता था, यूरोप से बदले में उन लोग सोने चांदी देते थे, जिससे कि एशिया के देश काफ़ी धनी हो गए थे। भारत के मसाले जाते थे, भारत के सूती कपड़े जाते थे, चीन के पॉटरी जो है यूरोप और अफ्रीका में जाते थे। तो इस प्रकार यह जो सिल्क रूट था वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला आधुनिक युग के पूर्व जो है वो एक प्रमुख मार्ग था। और न केवल इससे व्यापार होता था बल्कि धर्म भी फैला। ईसाई धर्म जब यूरोप में आया तो यूरोप में ये सिल्क रूट के माध्यम से ही ये एशिया और अफ्रीका के देशों में फैला। फिर इस्लाम की जो उत्पत्ति हुई 7वीं शताब्दी में, तो इस्लाम भी पूरे दुनिया में सिल्क रूट से फैला। यहाँ तक कि भारत में एक बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। तो बौद्ध धर्म भी जो दक्षिण पूर्वी एशिया में फैला है, बहुत सारे देशों में, कंबोडिया, मलेशिया वगैरह में, म्यांमार वगैरह में, चीन में, तो ये बौद्ध धर्म भी दुनिया के अन्य देशों में सिल्क रूट से फैला। तो कह सकते हैं कि इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म का फैलाव जो है वो सिल्क रूट से फैला। यही रूट के कारण चीन और भारत बहुत अमीर हुए और यही एक रास्ता था जिससे कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया पूर्व समय में, आधुनिक युग से पूर्व जुड़े रहते थे। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने कुल 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 10th के साथियों में ज़रूर शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।